हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट ले रहे हैं, जिसके अंदर है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसेस। इस यूनिट के अंदर आप जैसे नाम से ही देख रहे हैं कि एसिड और बेस की बात की जा रही है, लेकिन हमने आज तक हार्ड और सॉफ्ट नहीं सुना है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम हार्ड और सॉफ्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि हम बेसिकली जानते हैं कि जो एसिड है वो वह चीज़ है, वह यौगिक है जो H+ आयन को दे दे, या फिर हम इसे यूँ कहते हैं, जो लुईस की अवधारणा है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले आयन या अणुओं को हम अम्ल कहते हैं। और हम आज जो बेस होता है उसे वो यौगिक होते हैं जो OH आयन दे दे, या इलेक्ट्रॉन दाताओं को हम क्षार कहते हैं। क्रियाकारक के मध्य जितना अधिक स्थायी बंध होगा, अभिक्रिया होने की उतनी ही कम संभावना होगी। यानी कि अगर मेरे दो यौगिक ऐसे हैं जिनके बंध पहले से ही बहुत अधिक स्थायी हैं, तो उस अभिक्रिया की अग्रिम दिशा में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की जो रेट है वो बहुत स्लो होगी। इसके विपरीत उत्पाद अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होने पर, और अगर इसके अपोजिट हम केस कंसिडर करें जहां बनने वाली जो प्रोडक्ट है उनके बीच की जो स्पीशीज़ है, अगर उसके बीच में बंध बहुत अधिक स्थायी बन रहा है तो उस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन होगी। अम्ल और क्षार की लुईस द्वारा दी गई नई परिभाषा से बंध के स्थायित्व तथा अभिक्रिया की संभावना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसका मतलब ये है कि जैसा कि लुईस ने ऊपर लिखा हुआ है, हमने कि लुईस ने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो अम्ल हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो क्षार है। लेकिन इस बात का कहीं पता नहीं चल रहा है कि जो बंध का स्थायित्व होगा या जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड जाना पसंद करेगी या बैकवर्ड जाना पसंद करेगी, इस बात का कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। बंधों के आपेक्षिक स्थायित्व अर्थात बंधन की वरीयता तथा अभिक्रिया की दिशा का अनुमान लगाने के लिए धातु आयनों तथा लिगेंडों को आयरलैंड चैट डेविस ने दो समूह A तथा B में विभाजित किया। उसके बाद की ये जो परिभाषा आई, यहाँ लुईस के बाद जो परिभाषा आई, उसमें हमको जितने भी यौगिकों में बंध पाए जा रहे हैं उनका हमें स्टेबिलिटी जाननी है, और स्टेबिलिटी का भी एक ऑर्डर जानना है कि किसकी तो सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है। और हमें ये आइडिया लगाना है कि जो हमारी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। इसके लिए 3 साइंटिस्ट ने, डेविड, चैट और आयरलैंड, इन्होंने 2 समूह बना दिए। एक का नाम A दे दिया, दूसरे का नाम B दे दिया, और इन समूहों को उन्होंने A और B नाम दे दिया। इसी समूह को बाद में पियर्सन ने कठोर और मृदु, A को तो उन्होंने कठोर कहा, B को उन्होंने मृदु कहा। और पियर्सन ने ये बात कही कि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ तथा मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ क्रिया करेंगे और स्थायी बंध बनाएंगे। यानी कि अब तक हमें ये बात नहीं पता थी कि स्थायी बंध कैसे बनता है। तो अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में स्थायी बंध बन रहा है, और अगर उस तरफ में स्थायी बंध बन रहा है तो वहाँ पर निश्चित रूप से भाग लेने वाले दोनों जो अभिकर्मक हैं वो एक ही तरीके के, या तो कठोर अम्ल क्षार या मृदु अम्ल क्षार, तभी उनकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। उसके बाद इन्होंने ग्रुप A को कुछ इस तरीके से बोल दिया कि ग्रुप A में जो भी हम यौगिक रखेंगे उनमें से ये शर्तें का पालन होना आवश्यक है। पहला तो ये है कि फर्स्ट A के धातु हो सकते हैं, फर्स्ट A मतलब क्षारीय धातु हो सकते हैं, सेकंड A मतलब क्षारीय मृदा धातु हो सकते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन से प्राप्त आयन हो सकते हैं, और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण धातु हम किनको बोलते हैं, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम +4, Cr+3, Fe+3,
कोबाल्ट +3 और हाइड्रोजन +1। अब आप देख रहे होंगे इन सभी की ही उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है। ये धातु आयन, अब हमने जो ऊपर जितने भी धातु लिए हैं, फर्स्ट ए के, सेकेंड ए के और बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या कि फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल जो कि हल्के हैं, यानी कि जो भी Cr, Fe, CO ये हैं, ये निम्न शर्तों का पालन करने चाहिए। क्या है ये सब? कि ये हल्के तत्व तथा छोटे आकार के होने चाहिए। अगर कोई भी चीज़ छोटे आकार की है तो डेफिनेटली उसका जो धनायन होगा वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का होगा। तो यही लाइन यहाँ लिखी गई है कि हल्के आकार के होने चाहिए, उच्च आवेश वाले होने चाहिए, और जो उच्च आवेश वाले होंगे वो आसानी से ध्रुवित न होने वाले आयन होंगे। आप उनको अंदर जाके ध्रुवित नहीं कर सकते हैं। ध्रुवित होने का मतलब यही होता है कि जो उसका इलेक्ट्रॉन का अपना एक पेरिफेरी उसने बना रखी है, उसको हम डिफॉर्म कर दें या कि हम उसे बिगाड़ दें या हम उसे उस शेप में ना रहने दें। तो ये काम हम उनके साथ नहीं कर पाएंगे जो कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के या छोटे आकार के हैं, क्योंकि उस कंडीशन में उनके जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा होल्ड होता है, तो उस होल्ड को बिगाड़ा नहीं जा सकता। वो जहाँ है वो वहीं रहेंगे। ग्रुप बी में हमने इसी तरीके से दूसरे तरीके के यौगिकों को लिया है। पहला वो जो भारी संक्रमण धातुओं के निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था में आयन है, जैसे कि Ag+2, Ag2+2, Pd+2, Pt+2, और इन सब का आप देख रहे हैं कि बड़ा आकार होगा। इनके बाह्य इलेक्ट्रॉन अथवा कक्षक आसानी से ध्रुवित हो सकेंगे। इस तरीके से क्योंकि अगर वो बड़ा आकार है तो उनका न्यूक्लियस का उनके इलेक्ट्रॉन अब्र पे होल्ड इतना ज़्यादा नहीं है, और अगर होल्ड इतना ज़्यादा नहीं है तो इनको कोई भी बाहर का लिगेंड अगर इनके पास आएगा तो इनको डिफॉर्म या ध्रुवित कर पाएगा। इसी तरीके से पियर्सन ने जो ग्रुप ए है और ग्रुप बी है उसके स्थान पे कठोर अम्ल और कठोर क्षार का नाम दे दिया, और उन्होंने कहा कि जो इनसे लिगेंड क्रिया करेंगे वो कठोर क्षार होंगे। अगर कठोर अम्ल लिए हैं हमने ग्रुप ए के, और अगर कठोर अम्ल हैं तो उनसे रिएक्शन करने वाले जो लिगेंड होंगे वो मृदु अम्ल होंगे।